नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु का सियासी रण एक बार फिर से पूरी तरीके से अपने 7वें आसमान पर पहुंचा है। कांग्रेस ने जारी की है 27 उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट। केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों का चयन किया है और सभी उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में पार्टी की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहली सूची के नामों को लेकर सियासी चर्चा भी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्री पेरम्बलूर से ठोकेंगे ताल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों का चयन किया है और सभी उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में पार्टी की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और पहली सूची के नामों को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो श्री पेरम्बलूर से ताल ठोकेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के गांधी और नेहरू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1962 में चीन के आक्रमण के समय जवाहरलाल नेहरू ने असम को नजरअंदाज किया। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि असम की कोई जमीन किसी के अधिग्रहण में नहीं आएगी और यह हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और राज्य में सियासी चर्चा तेज कर दी है। ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है, पहले से आसाम के लिए अच्छा भाव नहीं। 62 में चीन ने आक्रमण किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों भाई, आपके पिताजी का आसाम है। आज मैं कहकर जाता हूं, आसाम की 1 इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता, ये भारत का। तो असम के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम में विधानसभा चुनाव और प्रचार के दौरान शुक्रवार को बरबेटा विधानसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार दीपक कुमार दास के समर्थन में रैली की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बारपेटा में अपनी पहली सभा में कांग्रेस के साथ यूडीएफ पर जमकर हमला बोला और गंभीर आरोप भी लगाए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। खबर नहीं है। तो असम के बरपेटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा 7वें आसमान पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। असम के बरपेटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं और एक के बाद एक कांग्रेस समेत जितने भी गठबंधन हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सबके खिलाफ योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक, वार पर वार, समूचा पलटवार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यूडीएफ ने घुसपैठियों को ठिकाना दिया। आज रैली के दौरान जो बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से असम को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, एक के बाद एक आक्रमण किया गया, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखर होकर बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो नेता हैं जो अगर 10 सीट पर अगर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो संभवतः 7 से 8 सीट निकलने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो साफ तौर पर नजर आती है। और इसीलिए असम के बरपेटा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, जिसने भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को सदैव आगे बढ़ाने का काम किया। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार जो सुरक्षा भी दे रही है,
सुशासन का लक्ष्य भी प्राप्त कर रही है और सेवा के माध्यम से बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक और ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार 10 वर्ष के अंदर असम की कायाकल्प को करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा दे करके यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, यहां की विरासत को अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार होती थी, भारत रत्न तब केवल एक खानदान के लोगों को प्राप्त हो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड पुलिस द्वारा वांटेड अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और जिसके चलते उत्तराखंड के हर जिले में लगातार पुलिस उन अपराधियों को खोज रही है जो किसी न किसी अपराध में लिप्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों में डर का माहौल बनने लग गया है और कई अपराधी कानून के शिकंजे में आए। इसके तहत एक सघन अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत जो भी अपराधी, जो भी गैंगस्टर जो लगातार फरार चल रहे हैं जघन्य अपराधों में, उनके ऊपर कानूनी धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की तलाश की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में देश दुनिया के छात्र पढ़ने आते हैं और उत्तराखंड वासी, उन सभी छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिम्मेदारी। उत्तराखंड में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, बिल्कुल अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण अब बनने लगा है और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं, कानून के शिकंजे में आए हैं। इसके तहत एक अभियान, सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही हैं। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से भी देहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा। इसलिए अपराध किसी भी कीमत पर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर तो करेंगे अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी के भव्य कमिश्नरिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विशाखापट्टनम हमेशा से भारत की समुद्री शक्ति का साक्षी रहा है और यहां से आईएनएस तारागिरी का कमीशन होना एक ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का समुद्र से संबंध केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामरिक भी रहा है, जो समय समय के साथ अधिक मजबूत होता जा रहा है। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित हैं। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था। तो बलिया में कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र पांडे के एक बयान ने स्थानीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दरअसल बांसडीह तहसील के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बांसडीह क्षेत्र के बीजेपी विधायक पर तीखा तंज कसते हुए गंभीर आरोप लगाए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बांसडीह के विधायक जी ने बहुत शानदार काम किया है। जहां आमतौर पर किसी भी नेता का एक ही प्रतिनिधि होता है, लेकिन बीजेपी विधायक केतकी सिंह के एक ही 5 से 6 प्रतिनिधि हैं। एक नहीं है, 5 से 6 हैं, जो सभी का काम अलग अलग है। कोई दारू का प्रतिनिधि है, कोई बालू का प्रतिनिधि है, कोई गिट्टी का प्रतिनिधि है, तो कोई नहर विभाग के कामों का प्रतिनिधि। इस तरह के बयान से स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। अलग अलग
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया है। बांसडीह के विधायक जी एक बहुत शानदार काम की, सब कोई एक एक प्रतिनिधि चुनता है। विधायक जी का प्रतिनिधि सुनिए, विधायक जी का प्रतिनिधि दारू का उनका अलग प्रतिनिधि है जो सिर्फ दारू बेचता है। विधायक जी का बालू बेचने का एक अलग प्रतिनिधि है जो अलग अलग घाटों पर घूमकर गंगा जी का साफ सफाई तो नहीं हुआ लेकिन सफेद की बालू से लेकर ललकी बालू बेचता है, वो एक अलग प्रतिनिधि है। विधायक जी के एक अपने घर के हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, उनसे बहुत क्लोजली रिश्ता है, रिश्ते में उनके वो पिताजी लगते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं रखूंगा। वो गिट्टी प्रतिनिधि है, वो गिट्टी का भी जहां जहां काम होता है रोड का, वो घूम घूम कर गिट्टी का मटेरियल चेक करते हैं। साथ साथ में उनका नहर का भी एक प्रतिनिधि है, वो नहर का प्रतिनिधि नहर में कुर्सी लाकर बैठ जाता है, जो काम कराने आता है कहता है कि पहले मेरा हिस्सा दो तब नहर में काम लगाओगे। वो कहता है कि मैंने विधायक जी को हिस्सा दे दिया, कहा कि विधायक जी को दिए हो, प्रतिनिधि को दिए हो। तो वहीं सीकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को नीम का थाना कृषि उपज मंडी के अतिरिक्त सचिव को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारी पर परिवादी से दुकानों के लाइसेंस जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। एसीबी एसएसपी विजय कुमार ने बताया कि परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह ने 4 दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए 80,000 रुपए का रिश्वत की डिमांड की थी और रिश्वत लेते रंगे हाथों उनको पकड़ा गया। एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। तय योजना के मुताबिक गुरुवार को परिवादी ने आरोपी को 40,000 रुपए की पहली किश्त दी, जबकि बाकी के 40,000 रुपए अगले दिन देने की बात तय हुई थी। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि ली, एसीबी टीम ने मौके पर ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ऑफिस में आके ये रिपोर्ट दी कि सेक्रेटरी कृषि उपज मंडी अनाज बिक्री के लाइसेंस के लिए मेरे से 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। इसका सत्यापन करवाया गया और आज उसी के उपरांत उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार 40,000 रुपये में ट्रैप की कार्रवाई की गई और आगे कार्रवाई जारी है। और भी डिमांड थी पैसे की? डिमांड तो 80,000 की थी, तो अभी 40,000 रुपये लिए हैं। और तो इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल नागपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नागपुर MIDC में SRPF जवान की हत्या करने का मामला सामने आया है। जवान की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। पंकज ठाकुर की धारदार हथियार से हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और उसे हिरासत में भी ले लिया है। MIDC पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर SRPF जवान की हत्या की गई और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और फिलहाल हत्या क्यों की गई, उसके पीछे का मकसद क्या था, मंशा क्या थी, इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी बड़ी खबर है। दरअसल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने जनसंवाद किया और आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान को प्राथमिकता दिया। सरकार जनविश्वास मजबूत करने के लिए है। गृह राज्य मंत्री का यह बयान और किसानों और ग्रामीणों की बात सीधे सुनी जानी चाहिए। सिरतली क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का आश्वासन भी दिया उन्होंने। जनसंवाद से नीतियों का लाभ हर नागरिक तक पहुंचेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी बातें कही, जहां पर उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान यानी हाथों हाथ समाधान होना बहुत ज़रूरी है और इसे हम प्राथमिकता से ले भी रहे हैं। सरकार जनविश्वास को मजबूत करने में लगी हुई है। किसानों और ग्रामीणों की बात सीधे सुनी जानी चाहिए और वो सुना भी जाएगा। सिरतली क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का भी आश्वासन दिया उन्होंने। जनसंवाद से नीतियों का लाभ हर नागरिक तक पहुंचेगा। तो वहीं राजस्थान में सिंथेटिक ड्रग MD के काले कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की है। AGTF ने जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में
घर की छत पर चल रही एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 3 किलोग्राम निर्मित एमडी और 55 किलो 725 ग्राम घातक रसायन बरामद किया है। जब्त एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की गई है। मौके से गिरफ्तार आरोपी गणपतराम बेनीवाल ने 12 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए सांचौर के तस्कर आंसुराम उर्फ लक्की और भानु के साथ सौदा किया और अपने घर पर एमडी का जहर बनाने की फैक्ट्री बना दी। बरामद रसायनों से 60 किलो और एमडी तैयार करने की साजिश थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खराब मौसम और गुणवत्ता पर छूट की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कलेक्ट्रेट में सरकार को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में ये पूरा किसानों का जो है प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने कलेक्ट्रेट में सरकार को ज्ञापन सौंपा और गेहूं उत्पादन कम दिखाने पर किसानों में भारी रोष देखने को मिला। खराब मौसम और गुणवत्ता पर छूट की मांग की किसानों ने। सरकार खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग की, यानी एमएसपी को लेकर भी किसान जो है अपनी मांग को रख रहे हैं। पंजीकरण प्रक्रिया सरल करने का आग्रह किया गया है किसानों की तरफ से सरकार के समक्ष। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर गेहूं खरीद पर किसानों का गुस्सा जो है साफ तौर पर नजर आया। किसानों ने कलेक्ट्रेट में सरकार को ज्ञापन सौंपा। गेहूं उत्पादन कम दिखाने पर किसानों में रोष है और खराब मौसम और गुणवत्ता पर छूट की मांग की है किसानों ने। सरकार खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग जो है वो माने। पंजीकरण प्रक्रिया सरल करने का आग्रह जो है वो किसानों की तरफ से किया। तो जम्मू सर गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लटकती बिजली लाइन किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जेबी की लापरवाही पर किसानों में आक्रोश है। खेतों में बिजली लाइनें जो है वो खतरनाक स्थिति में है। किसानों ने विभाग को कई बार इस बात को लेकर शिकायत भी की। सुरक्षित बिजली व्यवस्था को तत्काल मांग उनकी है कि भाई ये जो तार है, जो वायर है बिजली का, जो खेत से होता हुआ, गांव से होता हुआ, घर से होता हुआ जा रहा है, ये कोई अनहोनी ना हो, उससे पहले इस समस्या का समाधान निकाला जाए। अनहोनी की स्थिति में बिजली विभाग जिम्मेदार होगा, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने विभाग से इस बात को लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन फिलहाल उनकी सुनवाई नहीं हुई और इसीलिए लगातार वो अपनी मांग कर रहे हैं कि अनहोनी की स्थिति में, अगर कोई अनहोनी होती है ऐसी स्थिति में, तो फिर जिम्मेदार बिजली विभाग होगा। तो महाराष्ट्र के उदगीर में एसीबी ने रिश्वतखोर पुलिस निरीक्षक और उसके सहयोगी को रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल मामला गंभीर अपराध से जुड़ा था, जिसमें आरोपी पक्ष को राहत देने के नाम पर 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। एसीबी ने 45,000 रुपए नगद और मोबाइल जब्त कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मची और संदेश साफ हुआ कि वर्दी में छिपे भ्रष्टाचारियों को अब कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं जनपद चित्रकूट में आकाशीय बिजली गिरने से 2 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई और 2 नाबालिग लड़के बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल लड़कों को आनन फानन में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवरामपुर में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। चारों लड़के अपने अपने घरों से भैंस और बकरी चराने गांव से बाहर सड़क के किनारे खेत पर गए हुए थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। नीरज और सुमित कुमार गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज शिवरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बांदी जो हुई है बारिश, तो उसमें आकस्मिक बिजली गिरी है, जिसमें बच्चे पढ़ने, आज छुट्टी थी तो पढ़ने नहीं गए थे। उसमें बकरी और जानवर अपने लेके और 6 वे के टोल टैक्स के बगल से वहाँ जाके अपना चरा रहे थे। अचानक जैसे बूंदाबांदी हुई, आकस्मिक बिजली गिरी और 2 बच्चों के दर में प्राण निकल गए और 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जो उसमें भांगा में उनका इलाज चल रहा है। ये जो खत्म हुए आपस में भाई थे क्या? ये भाई नहीं थे, ये अलग अलग परिवार से हैं, जिसमें विष्णु एक विकास पुत्र भूरा है, जिसकी उम्र लगभग वही 13-14 साल है। एक करण सनाब विष्णु, इसकी लगभग 16 साल उम्र है। जिसमें विष्णु का एक ही बच्चा था, 2 बच्चियां हैं,
और एक ही इकलौता बालक था। बूंदाबांदी जो हुई है बारिश, तो उसमें आकस्मिक बिजली गिरी है, जिसमें बच्चे पढ़ने, आज छुट्टी थी तो पढ़ने नहीं गए थे। इसमें बकरी और जानवर अपने लेके और 6 वे के टोल टैक्स के बगल से। तो वहीं सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल की चुनावी गतिविधियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल देश का महत्वपूर्ण राज्य है और उनका यहां से लंबे समय से आध्यात्मिक संबंध रहा है। साक्षी महाराज ने बताया कि उन्होंने राज्य के कई स्थानों पर जनता की नब्ज को समझने की कोशिश की और अमित शाह के भाषणों में ताकत दिखाई दी। उनका मानना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव संभव है और जनता ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से, ईमानदारी से हरदीप पुरी जी माननीय मंत्री, उनके बयान को, माननीय राजनाथ सिंह के बयान को कोट करना चाहूँगा और पूरी सरकार के बयान को स्पष्ट तरीके से कहा है डीजल, पेट्रोल, गैस की कहीं कोई कमी नहीं है। और जहाँ लंबी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं, किस कारण से मिल रही हैं, तो योगी सरकार काम कर रही है, हमारी विभिन्न प्रदेशों की सरकार कर रही है। नंबर जारी किया है, आपको नहीं मिले तो नंबर बताओ। तो अभी तक हम बचे हुए हैं, यद्यपि ये आशंका की जा सकती है कि आगे चल करके कुछ कठिनाई आए, क्योंकि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। जब मैं अभी दिल्ली से आ रहा था तो युद्ध के मैदान से एक जफर भाई मेरे साथ ही दिल्ली बैठ के आए थे, मुझे वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए। तो लगता है कभी लंबा खिंचेगा, तो अभी तो नहीं, पर देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कठिनाई देश के सामने आती है तो हम। तो अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 12वीं बोर्ड में दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय टोपरिया की छात्रा निकिता चौधरी ने 99% अंक हासिल किए। राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त जिला टॉपर रही। आपको बता दें कि निकिता के पिता राजपाल प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जबकि माता बाला देवी गृहिणी है। निकिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के टीचर्स को दिया। बोर्ड परीक्षा के लिए उन्होंने नियमित रूप से 10 घंटे तक कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। निकिता चौधरी ने बताया कि वो आगे चलकर सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। विद्यालय की छात्रा कृतिका ने 98 और लगभग 99% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्रा ने बताया कि भविष्य में सिविल सर्विस में वो जाना चाहती हैं। दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय टोपरिया स्टाफ और विद्यार्थियों ने क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर डीजे वाहन रैली निकालकर खुशियां जाहिर की और एक दूसरे को बधाई दी। बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और एक्सपेक्ट तो किया था पर इतना नहीं किया था, तो इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। क्या श्रेय, किनको श्रेय देना चाहेंगे इतनी सफलता के लिए? पूरा क्रेडिट टीचर्स का है सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने टीच करा है, और पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट रहा है। कितना पढ़ाई करते थे लगभग? क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, तो 6 घंटे इनफ है, पर जितना पढ़ रही उतना अच्छे से पढ़। आगे लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। किन किन का इसमें श्रेय रहा? अपने माता पिता, गुरुजनों, या खेलकूद में भी गतिविधियों में कोई भाग लिया कभी? नहीं, ऑफिशियली तो कोई खेलकूद गतिविधि में भाग नहीं लिया है, और टीचर्स का ही क्रेडिट है पूरा। अपने अन्य साथियों को क्या कहना चाहेंगे उपलब्धि पर? वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और सबने किया, अच्छा किया है, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया है, तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इट्स लाइक माय स्पेशल ड्रीम वाज सो। बच्चों ने भी काफ़ी सफलता प्राप्त किया, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, और उसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। और आगे सब रिजल्ट आए और सभी स्टाफ साथियों को। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।